हमजा इतनी कम अटेंडेंस क्यों हो रही है आज क्लास के अंदर? कोई क्लैश है क्या? अच्छा जी, मैनी स्टूडेंट्स आर हैविंग क्लैशेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लैश है आज की क्लास के अंदर। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मैथ्स की क्लास किसकी है साथ में? समी, किस टीचर की क्लास है अभी मैथ्स की? अच्छा, इस क्लास को अगर ये लोग थर्सडे को शिफ्ट कर दें, थर्सडे को तुम लोग की होती है कोई क्लास? कोई फ्री स्लॉट है थर्सडे को तो बताओ। कितने बजे होती है थर्सडे फ्री? 11 से 12 करने सर। नहीं, 11 से 12 तो शायद मेरी ऑलरेडी क्लास होती है एएस की थर्सडे में। इसके अलावा नहीं हो कोई टाइम? 10 से 11। इससे 11 भी हो सकती है। सर फिर आप ये बताएं आप कब फ्री हैं? इस चीज़ के लिए थर्सडे वाले दिन सर कब क्लास नहीं होती आपकी? 10 से 11 कर लेंगे ना, 10 से 11 हो सकती है क्लास। जी सर। 10 से 11 होती है भाई किसी की क्लास? अच्छा जी, लेट अस डिस्कस द पास्ट पेपर्स ऑफ मेडिकल फिजिक्स। आज मेडिकल फिजिक्स के पास्ट पेपर ही कर लेते हैं, ठीक है? हम एक काम करते हैं, अब रैंडमली टॉपिकल वाइज नहीं करते, बल्कि अब हम लोग इसके रीसेंट ईयर के कुछ पेपर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। और लेट्स स्टार्ट विद द अक्टूबर नवंबर पेपर, ठीक है? 4-1 में हम देखते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था इसके में। अच्छा जी, सो 4-1 में जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था। जी जनाब, दिस वाज द क्वेश्चन इन 2000। स्क्रीन अब नजर नहीं आ रही मुजम्मिल? नहीं, आप सही है। दिस वाज द क्वेश्चन इन 2019 अक्टूबर नवंबर पेपर 4-1, ठीक है? और इसमें
इसने दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जो है वो पूछा है, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं था मेडिकल का। नो, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। Diagnosis uses a nuclear magnetic resonance imaging (NMRI) requires to use a non-uniform magnetic field superimposed on a constant magnetic field of large magnitude. Explain what is the purpose of the large constant magnetic field. जी, what is the purpose of constant large magnetic field? क्या purpose होता है इसका? जो बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं उसका क्या पर्पस होता है? व्हाट इज द रीजन? जी, अभी मुजम्मिल, जैद, नेहा, जैनब, क्या होता है भाई इसका मकसद लार्ज वाली मैग्नेटिक फील्ड का? जवाद साहब, फातिमा, तैयब, समी, align the hydrogen atoms in the body, scattered domain lines align. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्कैटर्ड जो डोमेन लाइंस होती हैं इनको अलाइन कर देता है ये, या ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के हाइड्रोजन एटम्स को अलाइन कर देता है इनकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसमें हमें ये भी मेंशन करना होगा द इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स, the hydrogen atoms with the less energy aligned in the direction of magnetic field, and the high energy hydrogen या nucleuses या protons align anti-parallel to the this large constant uniform magnetic field. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज द पर्पस ऑफ द लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो थी, याद है इसको हम ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। What was the purpose of the gradient magnetic field? क्या पर्पस होता है उसका? जी, what was the purpose of the gradient magnetic field? Ali, Malaika, Mesam, Zaim, Hassan Ali, to get the MRI of the particular area to localize the body part, ठीक है। The non-uniform magnetic field is increased uniformly या gradiently from top to bottom, ठीक है, and it is we divide the body into small slices, ठीक है, and each slice has a different value of non-uniform magnetic field. हर slice के अंदर value of non-uniform magnetic field different होती है, which is superimposed with the uniform magnetic field to give the particular frequency to resonate that part, ठीक है। तो localize करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The value of this magnetic field in each slice is different. It increases gradually या gradiently, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। By the way, this is it for this question। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसके बाद इन्होंने और कोई क्वेश्चन मेडिकल का 4-1 के अंदर तो नहीं पूछा था, ठीक है जी। 4-1 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4-2 को देख लेते हैं कि 4-2 में क्या सवाल किया था इन्होंने। अच्छा, बाय द वे 4-1 और 4-3 पेपर सेम होता है, बिल्कुल क्वेश्चन उसके सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे आप लोगों को? स्टेट what is the specific acoustic impedance of the medium? जी, what is the specific acoustic impedance of the medium? State what is the specific acoustic impedance of the medium. It is the product of the speed of ultrasound in that medium and the density of that. जी, बिल्कुल सही है। आपके पास नहीं परसेंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो डेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। जैनब ने आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम विद द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है जी, और इसका साथ में आप फार्मूला भी लिख दोगे, z इज इक्वल्स टू रो इनटू c। तो ये आपके पास स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस है। द डेंसिटी of a sample of a bone is 1.8 gram per centimeter cubed and the speed of ultrasound in the bone is 4.1 into 10 to the power 3 meters per second. I calculate the specific acoustic impedance of the sample bone. जी sample bone की specific acoustic impedance कैसे calculate की जाएगी? Do remember it is gram per centimeter cube और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में उसने kg m स्क्वायर m-2s-1 दिया हुआ है। तो ये डेंसिटी किलोग्राम के अंदर और मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट होगी, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे कन्वर्ट होगी बाय द वे? है भाई, बताएगा ये कैसे कन्वर्ट होगी और क्या वैल्यू आएगी? अच्छा जी, ज़ैनब क्या वैल्यू आ रही है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ज़ैनब कर दी ना तुमने गड़बड़। एक चीज़ तुम्हें बताऊं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट होता है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब छोटा यूनिट होता है। मज़े की बात ये है, अभी गूगल पे डाल के चेक करो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सर मल्टीप्लाई करेंगे क्या? जी जी बिल्कुल, मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको, बिल्कुल सही है, इसको मल्टीप्लाई किया सर जाएगा। ये बात समझ नहीं आई, ग्राम टू किलोग्राम हमेशा डिवाइड नहीं करेंगे? अच्छा, तो किलोग्राम ग्राम को किलोग्राम के लिए तुम डिवाइड करोगे, ये बात मैंने तुम्हारी मान ली, लेकिन मेरे भाई उसके नीचे पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है? 10 टू द पावर -2, है ना जी। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? क्यूब। क्यूब। तो ये क्या होगा? 2 3 सा 6 हो जाएगा। अच्छा, ये 6 की जो पावर है ये -6 अपॉन में है, तो भाईजान जब ये ऊपर जाएगी तो ये -6 ऊपर जाके +6 नहीं हो जाएगी? सही। इसीलिए हम एक्चुअली में 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 होगा, तो इसकी वजह से जो इसकी डेंसिटी आएगी वो 1800 आएगी। बिल्कुल सही है ज़ैनब, 1800 होगी इसकी डेंसिटी। देखो बच्चों, मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूँ, एक गड़बड़ बहुत कॉमन है आप लोगों के अंदर। आप लोग एक तो ये समझते हो कि जी किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, हालांकि ऐसा नहीं है। मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है और किलोमीटर पर आवर छोटा यूनिट है। ठीक है, और मैंने उसकी आप लोगों को एएस में कन्वर्जन बताई है कि जब भी कोई चीज़ आपके पास किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना हो। बहुत कॉमन सी इश्यूज है इस कन्वर्जन के अंदर। एक तो किलोमीटर पर आवर से अगर आपने मीटर पर सेकंड में जाना है तो जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3.6। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो फिर क्या करोगे? 3.6 से डिवाइड करोगे। इसी तरीके से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। ओके, और अगर किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जाओगे तो फिर क्या कर दोगे? डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है। इसमें किसी को कोई इशू? जी, वाटर की जो डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 1 होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वही डेंसिटी जब हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेते हैं तो वो कितनी हो जाती है? 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 1800 हो जाएगा। 1800 को अब आपने 4.1 इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर निकलेगा। ये थोड़ी सी ज्यादती की हुई है, यहाँ ये सवाल 2 मार्क्स का इसको देना चाहिए, इसने 1 मार्क का दिया, ये 2 मार्क का होना चाहिए। खैर, क्या आंसर आया भैया बताओ? अभी नेहा ज़ैनब
जीरक जीरक समझ में आया? सेवन 7.38 into 10 to the power 6। अच्छा ओ लेवल्स, और हाँ मैंने ओ लेवल्स में भी ये बात बताई हुई है यार, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ओ लेवल्स में भी ये बात बताता हूँ हमेशा। ठीक है, तुमने तो शायद ओ लेवल्स उससे पढ़ा है, तुम्हारा लास्ट बैच था जिसको मैंने ओ लेवल्स पढ़ाया था मुझे याद। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद क्या है? हाँ भाई, a parallel beam of ultrasound passes normally through a layer of fat and muscle as illustrated in figure 5.1। तो आपके पास एक पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है, जो फैट से मसल के अंदर जा रही है। अच्छा, फैट की थिकनेस आपको दिख रही है 0.45 सेंटीमीटर, मसल की आपको थिकनेस मिल रही है 2.1 सेंटीमीटर। The fat has a thickness of this, muscle has a square of this. Data for the fat and muscle are given in figure 5.2। आपके पास acoustic impedance भी given है और linear attenuation coefficient भी given है। Then the intensity reflection coefficient between the two mediums is Z1 and Z2 given। ठीक है, calculate the fraction of the intensity of ultrasound that is transmitted through the boundaries of fat of muscle। तो कितनी इंटेंसिटी फैट से मसल की बाउंड्री के अंदर ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिटेड। बाय द वे, अगर ये तुम निकालोगे अल्फा, तो ये निकलेगा आपके पास रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, तुम लोगों ने उसमें से 1 में से उस वैल्यू को माइनस कर देना है, तो तुम्हें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी मिल जाएगी। जरा बताइएगा क्या आ रही है Z2 माइनस Z1 का फॉर्मूला लगा, कहाँ से कहाँ जा रही है ये? फैट से मसल में जा रही है, तो फैट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा Z1 और मसल का जो हो जाएगा वो Z2 हो जाएगा। जी बच्चों, करिए ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं ना आप लोग पहले ऐसा? जी हरियर, जी सो अल्फा इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 1.7 माइनस 1.3 अपॉन 1.7 प्लस 1.3 और इसका होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आ रही है? 0.017। अच्छा सीरत, ये तुमने ये अल्फा की वैल्यू निकाली है या 1 से माइनस करके ये निकाला है इसको? अल्फा की वैल्यू निकाली है, अच्छा जी। अच्छा सीरत, ये जो अल्फा आया है ये आया है 0.017, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हैं 0.02। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2% जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, 98% या 0.98% जो है वो आगे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये 2% आएगा, और इसका मतलब है कि जो भी अल्ट्रासाउंड फैट से मसल में गई है उसका 2% रिफ्लेक्ट होगा और 98% जो है वो आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दैट? नेहा, समझ में आ गया ये? मुजम्मिल भाई, जी सर। रमला, रमशा, तस्मिया, सैयदा जैनब नहीं है आज? नाउ
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट पे चले हम जी. State what is meant by attenuation of ultrasound. What is meant by the attenuation of ultrasound? What is attenuation? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जब भी अल्ट्रासाउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है उस मीडियम में डिक्रीज होती जाती है और वो उस मीडियम में हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है. ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन करें. Intensity decrease exponentially. The energy of the ultrasound is absorbed in the form. बिल्कुल सही है. गुड, शाबाश जीरक. Exponentially ये बिल्कुल डिक्रीज होता है. When a wave travels in any medium, its amplitude decreases exponentially. बिल्कुल सही है ज़ैनब. बिल्कुल सही है. गुड बच्चों. ठीक है. डेफिनेशंस देखो यार, याद करना. डेफिनेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा A2 के पेपर में आता है. मैं तुम लोगों को फिर एक चीज़ बता दूं, तुम लोगों का जो ग्रेड AS के अंदर आ गया उसका कुछ फ़ायदा नहीं होना तुम्हें अब ओवरऑल ग्रेड के अंदर. सारे का सारा ग्रेड तुम्हारा A2 पे ऊपर डिपेंड कर रहा है. A2 में एक एक चीज़ को काइंडली बहुत अच्छे से कीजिएगा. डेफिनेशन याद करिएगा. डेफिनेशन याद करें तो D ग्रेड से पास हो जाएंगे और बाकी फिर और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ग्रेड और इम्प्रूव होता जाएगा. ठीक है, तो काइंडली डोंट प्लीज़ इसको जो है बिल्कुल भी इजी मत लीजिएगा. बहुत सीरियसली अपनी डेफिनेशंस को याद कीजिए. Data for the linear attenuation coefficient are given in figure 5.2. Determine the ratio, the intensity of the ultrasound through the medium, transmitted through the medium, upon the intensity of the ultrasound entering the medium. जी, तो एंटर होते हुए और ट्रांसमिट होने वाली का आपको रेशियो निकालना है. मतलब वही बात करनी है आपने. देखो मैं आपको ये याद दिला देता हूँ. आप लोगों को याद तो होगा ऑलरेडी. I इज इक्वल्स टू I नॉट E पावर माइनस म्यू एक्स. याद है हमने ये पढ़ा है कि I नॉट की इंटेंसिटी ये एंटर होती है और इसके बाद जो है ये I नॉट की जो इंटेंसिटी होती है और उसके बाद ये ट्रांसमिटेड होने के बाद जो मीडियम में यहाँ पहुँचती है ये कितनी इंटेंसिटी होती है? I की इंटेंसिटी. ठीक है, जी. आई अटैच, बिल्कुल सही, शाबाश. तो अब हमें यानी ये वैल्यू निकालनी है I अपॉन I नॉट. इसका रिफ्रैक्शन निकालना है हमें और ये हमें किसके लिए निकालना है? पहले थिकनेस ऑफ फैट जो कि कितना है 4.45 सेंटीमीटर्स है, जो इसकी थिकनेस x की वैल्यू गिवन है. लेट्स गेट द अटेन्युएशन कोफिशिएंट ऑफ द फैट का है 0.24 है. 0.24. ठीक है, तो म्यू फैट के लिए हमें कितना गिवन है? 0.24. ठीक है जी. ऑब्वियसली ये भी पर सेंटीमीटर आपको गिवन है तो इसलिए आप इसको 0.45 सेंटीमीटर को भी आप जो है वो कन्वर्ट नहीं करोगे, सेंटीमीटर में ही रहने दोगे और इससे आपका रेशियो निकल आएगा. क्या वैल्यू आ रही है? क्या वैल्यू आई है बच्चों? ठीक है, यानी ज़ैनब 90% पहुंचेगा वहाँ पे, है ना? इसका मतलब है कितने परसेंट इसमें एब्जॉर्ब हुआ होगा फैट के अंदर? 10% जो है आपके पास अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी इसमें एब्जॉर्ब हो गई होगी. ठीक है, ये आपको ये बता रहा है 91%. ठीक है, 0.91 होगा. ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है द लेयर ऑफ मसल के ऊपर अब आपको निकालना है. जी, द लेयर ऑफ मसल्स ऑफ 2.1 सेंटीमीटर. मैं मसल का आप लोगों को वो दिखा देता हूँ. मसल का अटेन्युएशन कोएफिशिएंट कितना है? 0.23. तो मसल के लिए कितना गिवन है आपको? 0.23. ठीक है जी. 0.
वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस दफा थिकनेस 2.1 की इस्तेमाल की जाएगी। जी बच्चों, बेटा वही सेंटीमीटर का यूनिट है ना, दोनों का यूनिट सेम है, इससे वही कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 0.61, ठीक है, 6162 तकरीबन इतना आ रहा होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास मसल में जो भी अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी एंटर हुई होगी उसका 62% जो है मसल के एंड तक पहुंचा होगा, है ना, ये चीज ये बता रहा है। अच्छा, फाइनल आंसर क्या पूछता है भाई, फाइनली क्या पूछ रहा है वो, यूज योर आंसर in B and C2. Determine the fraction of intensity that enters the layer of fat, the intensity entering the layer of fat that is transmitted through the layer of muscle. Okay. तो अब सिंपल सी बात वो ये पूछ रहा है कि आपके पास जो भी इंटेंसिटी फैट से एंटर हुई थी वो मसल में कितनी ट्रांसमिटेड हुई है। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है जी। एक्चुअली में याद करो, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया, ये रहे देखो यहाँ आ जाओ, बस मुझे वैल्यू बता देना, अभी याद आ जाएगा तुम लोगों को सबको ये, ठीक है। तो पे अटेंशन जी बच्चों, यहाँ से कितनी इंटेंसिटी एंटर हुई थी, 100%, ठीक है। और जब ये ट्रैवल करती 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 यहाँ पे पहुंची तो कितनी परसेंट जो है वो अटेन्यूएट हो गई थी फैट के अंदर, बताना जरा, फैट में कितने परसेंट अटेन्यूएट हुई थी। इसका पिछले वाले का फैट वाले का अटेन्यूएशन का क्या आंसर आया था हमारे पास, आई थिंक 0.91 आया था, है ना। एक मिनट में चैट में देख जी, 0.91, अच्छा जी 0.91 या 91%, ओके। अच्छा, ये 91% जब फैट से मसल के अंदर गया था तो फैट से मसल में जाने में इस 91 का 98% जो है वो क्या हुआ था, आगे ट्रांसमिट हुआ था, और ओनली 2% जो है वो क्या हुआ था, रिफ्लेक्ट हुआ था। तो कैन यू टेल मी जो कि 91 का जो 98% आगे ट्रांसमिट हुआ था वो कितना है, कैन यू टेल मी। यानी आप 91 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 98 कर देंगे तो आपको इसकी 98% वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, जी 0.89 या 89%, ठीक है। यानी जो आगे आगे गई है अब अल्ट्रासाउंड वो कितने परसेंट गई है, 89% गई है। अच्छा जी, 89% जब अल्ट्रासाउंड यहाँ चली है तो यहाँ पे जो पहुंची है वो 89 का 60% पहुंचा है, सही है। 89 का 60%, यहाँ 61% जो आप लोगों ने अभी लास्ट पार्ट में निकाला था वो पहुंचा है। तो कैन यू फाइंड आउट द 61% ऑफ 89, 54.2, यहाँ जीरा किसको लिखेंगे, 0.542, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। एनी क्वेश्चंस। हाँ, वो तंग करवाने को आपको और अगर टफ देता क्वेश्चन तो वो कहता जी मसल पे भी रिफ्लेक्शन हुई है, अब इसका कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, खैर वो फिर बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता, लेकिन दिस वाज योर आंसर, ओके। एनी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जरा मजे का होता है, थोड़ा सा अकल लगा के करने वाला सवाल होता है, सही है। किसी को इशू है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो भाई। फाते, कोई क्वेश्चन पूछना बेटा। सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट।
अच्छा जी, आप एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक एमआरआई का कर लिया, एक एक्सरे का वो अल्ट्रासाउंड का कर लिया। अब देखते हैं कि अगर हमें कोई एक्सरे का सवाल मिल जाता है। लेट अस गो टू, अच्छा ये हमने अक्टूबर नंबर के पेपर किए और अक्टूबर नंबर 4-3 का पेपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 4-3 का पेपर बिल्कुल डिटो सेम होता है 4-1 के, उसमें भी वही सवाल होगा जो हमने 4-3 में किया था, ठीक है ना। तो ये 4-3 का पेपर और इसमें भी देख लें वही क्वेश्चन आपके पास है एमआरआई स्कैन का, ये वाला। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स मूव टू नाउ मई जून 2019, ठीक है जी। मई जून 2019 पे चलते हैं। मई जून 2019 का 4-1 में उसने क्या सवाल किया था, लेट्स सी दैट। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये 4-1 में मई जून रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन वहां पे इसने ये है 4 की जगह 5 मार्क्स का दिया था, थोड़ा दरिया दिली दिखा के, वरना ये 4 मार्क्स का इसने अक्टूबर नंबर में दिया था, ठीक है जी। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसको करने की दोबारा जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू 4-2, ठीक है जी। एमआरआई स्कैन के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर यार 2-3 किस्म के नोट्स हैं, बस वो काइंडली नोट्स आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो और उनको 1-2 दफ़ा अपनी वर्डिंग्स में लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि घूम फिर के वो सवाल आता ही आता है आपके पास। अच्छा जी, दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का हमें क्वेश्चन करना नहीं है, एक्सरे का करते हैं यार एक सवाल। लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ एक्सरेज। मैं फरवरी मार्च 2019 में जा रहा हूँ और इसका 4-2 का क्वेश्चन खोला है मैंने। लेट्स सी इसमें अगर कोई एक्सरे का क्वेश्चन है तो हम एक्सरे का करें। अच्छा जी, अच्छा मैंने आप लोगों को सीटी स्कैन नहीं पढ़ाया ना, मैंने आप लोगों को एक्सरे पढ़ाया ना, सीटी स्कैन नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी तक। मुझे अभी याद ही नहीं रहा यार, देखो, और किसी ने मुझे बोला भी नहीं सर कि सीटी स्कैन रहा हुआ है अभी। कब मजे से एंजॉय करना है, अच्छा मुझे बता दो देते सर सीटी स्कैन पढ़ना है हमें। अब तो खैर टाइम नहीं है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सीटी स्कैन मंडे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और ध्यान से इसको करना होगा। इसमें न्यूक्लियर, चलो यार ये अल्ट्रासाउंड का सवाल कर लेते हैं, ठीक है। दिस नहीं, ये तो कर लिया था। ये क्वेश्चन ही कर लो, ठीक है। स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस की डेफिनेशन पता है आपको, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड आई नॉट की आपको, तो ये क्या कह रहा है, पैरेलल वेव ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट is incident on the boundary between the two mediums AB illustrated in figure 4.1, ठीक है। The two mediums A and B has a specific acoustic impedance at A and ZB respectively. The intensity of the beam transmitted to the boundary is IT. IT उसमें transmit हुई है. Show how the intensity transmitted of the beam upon intensity I naught incident beam depends upon the magnitude of ZA and ZB.
तो आपके ZA और ZB के ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से जी। तो ये रेशियो ZA और ZB पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो हमें पता है कि जो भी अल्ट्रासाउंड आई नॉट की इंटेंसिटी से किसी मीडियम की बाउंड्री पे गिरती है उसका कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो आगे ट्रांसमिट होता है और कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अच्छा, वो ट्रांसमिटेड हिस्सा जो है वो जब आगे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो वो अटेन्यूएट होता है, ठीक है, और वो अटेन्यूएट होके फिर आपको जो है वो ट्रांसमिटेड फॉर्म के अंदर IT की फॉर्म में मिलता है, ठीक है जी। तो ये रेशो जो है ये आपने जो है वो बताना है कि किस तरीके से ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। एनीवन, एनी ब्राइट आइडियाज? हाउ यू विल डू दैट? क्या रिलेशन मांगा है उसने आपसे? हाँ भाई जैद भाई, कहाँ खो गए? जैद, जी कोई स्टूडेंट बताएगा इसका? सीरत? हाँ, अल्फा और बीटा का रिलेशन बताना है, बिल्कुल सही कह रही है जरा। अल्फा और बीटा का रिलेशन बताना है कि अल्फा और बीटा कैसे रिलेट होंगे। जी बच्चों, नहीं समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई क्या हो रहा है, सिंपल सी बात ये है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमारे पास आई नॉट की इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास एक मीडियम के ऊपर गिरी है, ठीक है, और इसमें से जो ट्रांसमिट हुई है आगे वो कितनी है? IT की इंटेंसिटी, ठीक है, ये IT की इंटेंसिटी आगे ट्रांसमिट हुई है। ऑब्वियस सी बात ये होगा कि जो भी इंटेंसिटी आई नॉट की गिरी होगी बाउंड्री के ऊपर उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी बैक हुआ होगा, और वो रिफ्लेक्टेड बैक जो होता है वो क्या होता है? अल्फा होता है, ठीक है जी, दैट इज एक्चुअली अल्फा। तो हमारे पास ये जो रेशियो होगा ये किस चीज़ के, ये कह रहा है स्टेट द रेशियो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड अपॉन इंटेंसिटी इंसिडेंट डिपेंडिंग अपॉन ZA एंड ZB। तो हमें पता है कि अल्फा जो होता है वो बराबर होता है ZB माइनस ZA अपॉन ZB प्लस ZA इन का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये हमारे पास इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अल्फा है ये जितना परसेंट अल्फा जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो रिमेनिंग जो है वो आगे ट्रांसमिट होगा। तो याद है हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जो भी अल्फा की वैल्यू निकली थी वो वैल्यू हमने 1 में से माइनस कर दी थी, तो जो हमें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू मिल गई होगी। यानी ये रिलेशन ये कह रहा है सिंपली आपको कि ये IT अपॉन आई नॉट के कितने परसेंट आगे इनिशियल इंटेंसिटी का ट्रांसमिट होगा ये बराबर होगा 1 माइनस अल्फा के, या हम इसको कह सकते हैं कि IT अपॉन आई नॉट बराबर होगा 1 माइनस ZB माइनस ZA अपॉन ZB प्लस ZA और इसका होल स्क्वायर। ये इस तरीके से ये मांग रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन ही इज आस्किंग फॉर यू अबाउट दिस थिंग, ठीक है जी। तो
आप जो है इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे और इसकी एक सेकंड में आप लोगों को इसकी मार्किंग्स की दिखाता हूं इसमें क्या दिया है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये, ठीक है जी। तो इफ ZA इज ग्रेटर देन, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, तो बहुत कम परसेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है आगे ट्रांसमिट होगी और बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये देख रहे हो हमने लास्ट में हम लोगों ने जो डेरिवेशन की है वो ये रही, ये, ठीक है जी। इसमें कोई इशू किसी को? एनीवन? जीरक, इज इट क्लियर? ठीक है। साथ में ये ज़रूर एक्सप्लेन कर देना कि अगर दोनों की अकूस्टिक इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बहुत ही कम जो है वो आगे ट्रांसमिट हो सकेगी। तो काइंडली इस चीज़ को भी ज़रूर एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। सो दिस इज़ वन, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है वर्डिंग्स की वजह से एक्चुअली, बट इससे पिछले सवाल में हम यही चीज़ हम ऑलरेडी करके आ गए थे। हम यही चीज़ पिछले सवाल में करके आए थे, जो हम लोगों के पास उसने वर्डिंग की फॉर्म में यहाँ पे उसने जो है एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है आज यहाँ रोकते हैं क्योंकि बाकी सारे बच्चों की भी मैथ्स की क्लास चल रही है, तो यहाँ रोकते हैं और मंडे वाली क्लास में इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट सीरीज, ठीक है। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? चलिए, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।